हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड आज इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का जो बिजनेस स्टडीज का 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका सोल्यूशन डिटेल में डिस्कशन आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। तो ये मेरा पहला लेक्चर है इस सीरीज में। एंड लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपसे एक बात भी कहना चाहती हूँ। देखिए, जैसे अगर हमें क्लास 12 में अच्छा परफॉर्म करने हैं, अच्छे नंबर स्कोर करने हैं, तो सही गाइडेंस, सही टीचर, सही स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये आप जानते हैं, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उसी तरीके से सही बुक, राइट बुक भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मेरी नजर में ये बुक आई है ओसवाल गुरुकुल की। ये काफी अच्छी बुक है, क्वेश्चन बैंक है, तो आप ये रेफर कर सकते हैं। एक्चुअली मुझसे काफी स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि मैम कोई अच्छी बुक भी रिकमेंड कर दीजिए, तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी ओसवाल गुरुकुल की ये क्वेश्चन बैंक है, मार्केट में अवेलेबल है, तो ये आप रेफर कर सकते हैं। ये वैसे डिफरेंट सब्जेक्ट्स में अवेलेबल है, क्लास 12 के डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है, बट मैं कॉमर्स स्ट्रीम की बात करूं तो अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बीएसटी की इस तरीके से सेपरेट बुक मार्केट में है, आप रेफर कर सकते हैं। एंड ये 2024 में जो बोर्ड एग्जाम होगा उसको ध्यान में रख के बुक डिजाइन की गई है, लिखी गई है। ठीक है, 2000 ये जो 31 मार्च 2023 को जो लेटेस्ट सिलेबस इशू किया गया था उसके अकॉर्डिंग ये बुक लिखी गई है। ठीक है, एंड इसमें जो क्वेश्चन बैंक है ना, इसमें हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, एमसीक्यू, केस स्टडी, न्यूमेरिकल। ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चन इसमें कवर किए गए हैं, प्लस इसमें पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर है वो भी कवर है। तो ये बुक काफी अच्छी है। इवन मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस में भी इसी बुक को रेफर करके, मतलब इसी से क्वेश्चन करा रही हूँ, तो एक बार ये बुक जरूर आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही जो ओसवाल का जो टेलीग्राम का चैनल है वो भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन में और हेल्प हो जाएगी, क्योंकि वहां पे फ्री मॉक टेस्ट है, फ्री स्टडी मटेरियल है, तो जरूर उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, एंड अगर ये बुक परचेज करनी है तो इसका बाइंग लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, एंड ये देखिए इस बुक का मैं जो फर्स्ट पेज है, जो कंटेंट है, वो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें ये चैप्टर वाइज जितना जो भी चैप्टर है, ठीक है, ये चैप्टर वाइज ऐसे सारे चैप्टर पहले डिफाइन किए गए हैं, और हर चैप्टर का पहले क्विक समरी है। ठीक है, शॉर्ट में हर चैप्टर को पहले समराइज किया गया है। जैसे ये पार्टनर अकाउंटेंसी की बात करूं तो पहले पार्टनरशिप फर्म है, तो पार्टनरशिप फर्म की शॉर्ट में थ्योरी इसको समझाई गई है, और उसके बाद फिर इस पे क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं। शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, एमसीक्यू, न्यूमेरिकल, हर टाइप के क्वेश्चन फिर डिस्कस हुए हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से डिजाइन की गई बुक है, तो आप एक बार जरूर देख सकते हैं। ठीक है, एक सही बुक एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए काफी जरूरी है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम डिस्कस करना शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। 2023 का जो क्वेश्चन पेपर था, ठीक है, बीएसटी का, उसका जो पहला क्वेश्चन था वो ये था। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि आकाश वर्क एज द प्रोडक्शन मैनेजर इन एलाइट इंटरप्राइजेज मैन्युफैक्चरिंग एलईडी लाइट। ठीक है, आकाश वर्क करता है एज ए प्रोडक्शन मैनेजर एक फर्म में जिसका नाम है एलाइट इंटरप्राइजेज, और वहां पे क्या बनता है, एलईडी लाइट बनता है। तो ड्यू टू फेस्टिव सीजन के कारण देयर वाज अ लॉट ऑफ डिमांड फॉर देयर लाइट, उनकी लाइट की बहुत डिमांड आ गई फेस्टिव सीजन के कारण। आकाश वॉज गिवन द टास्क ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स ऑफ एलईडी एट द रेट 200 रुपी पर यूनिट विद इन 5 days फॉर एन अर्जेंट ऑर्डर। फिर एक अर्जेंट ऑर्डर मिला, तो आकाश को काम दिया गया कि आपको 100 यूनिट का प्रोडक्शन करना है, एंड जो लाइट की जो कॉस्ट आनी चाहिए दैट शुड बी 200 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, एंड 5 days में आपको बनाना है, अर्जेंट ऑर्डर आया है। आकाश वॉज एबल टू अचीव द टारगेट ऑफ 100 यूनिट ऑफ एलईडी लाइट विद इन 5 days एट द रेट 220 पर यूनिट। तो आकाश ने वो ऑर्डर कंप्लीट तो कर दिया, उसने 100 यूनिट बना दिए, ठीक है, 5 दिन में बना दिए, ठीक है, प्रोडक्शन कर दिया, लेकिन जो कॉस्ट आई वो कितनी आई, 220 रुपए पर यूनिट आई कॉस्ट। ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग वेदर आकाश इज, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आकाश क्या था, इफिशिएंट था, इफेक्टिव था, या बोथ इफिशिएंट एंड इफेक्टिव था, तो या नीदर इफेक्टिव नॉर इफिशिएंट। तो आकाश ने यहाँ पे जो टास्क परफॉर्म किया है, इस टास्क को देख के आप क्या कह सकते हैं कि आकाश इफिशिएंट था, इफेक्टिव था, दोनों था, या कुछ नहीं था। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। आप ये क्वेश्चन, और एक बात और है कि आप ये क्वेश्चन तभी कर पाएंगे व्हेन यू नो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म। अगर आपको इन दोनों टर्म के बीच में अंतर पता है तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। इफिशिएंट एंड इफेक्टिव, इन दोनों का क्या मतलब होता है और क्या अंतर होता है, ये जानना बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो चलिए पहले मैं आपको बताती हूँ इफेक्टिव मतलब क्या होता है। ये जो इफेक्टिव है, बी जो ऑप्शन है इफेक्टिव, इसका मतलब क्या होता है। देखिए इफेक्टिव,
इफेक्टिव मतलब होता है कि जो भी काम आपको असाइन किया गया है, इफेक्टिव मतलब क्या है कि जो भी काम असाइन किया गया है वो काम किया, राइट, टास्क परफॉर्म किया एंड विद इन द टाइम फ्रेम, यानी जो भी समय आपको दिया गया था उस काम को करने के लिए आपने सही काम कर दिया एंड विद इन द टाइम फ्रेम, उस टाइम फ्रेम में कर दिया, बट नो मैटर द कॉस्ट इज, ठीक है, कॉस्ट कितनी लगी ये मैटर नहीं करता है, ठीक है, सही काम कर दिया और उस टाइम फ्रेम में कर दिया तो कहा जाएगा यू हैव डन द वर्क इफेक्टिवली, आपने इफेक्टिवली काम कर दिया, ठीक है, सही काम कर दिया एंड विद इन द टाइम फ्रेम आपने काम कर दिया, ठीक है, भले ही कॉस्ट थोड़ी ज्यादा लग गई तो उसको कहा जाएगा इफेक्टिव है, ठीक है। लेकिन इफिशिएंसी, दूसरा टर्म क्या है, इफिशिएंट, यहाँ पे दूसरा टर्म क्या है, इफिशिएंट, ठीक है, इफिशिएंट, ठीक है, या कहिए इफिशिएंसी। तो इफिशिएंसी क्या होती है, इवन ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म मैं कहूंगी, मैं अपनी क्लास में भी ये कई बार डिस्कस करती हूँ और ये बहुत यूज होता है। इफिशिएंसी क्या होता है, इफिशिएंसी मींस डूइंग द जॉब इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। इफिशिएंसी मतलब क्या होता है कि काम को करना बट इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। बेसिकली फिजिक्स में इवन अगर आपने 9th क्लास में फिजिक्स पढ़ी होगी तो वहां पे इफिशिएंसी का एक फॉर्मूला भी है। बताइए इफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, इफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट बाय इनपुट। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट। इनपुट कम से कम एंड आउटपुट ज्यादा है ज्यादा, तो हम कहते हैं कि दैट पर्सन या दैट इंजन इज एफिशिएंट। कोई इंजन कब एफिशिएंट होता है, जब वो कम इनपुट ले और ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करे। कम पेट्रोल में ज्यादा गाड़ी चले तो हम क्या कहते हैं कि एफिशिएंट इंजन है, इसका इंजन एफिशिएंट है। तो उसी तरीके से कोई पर्सन जो है कम खर्चे में कम समय में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकाले, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, वो पर्सन क्या है, एफिशिएंट है, ठीक है, वो पर्सन क्या है, एफिशिएंट है, वो एफिशिएंसी है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो आकाश है क्या वो कम खर्चे में काम कर रहा है, नहीं, उसने 220 रुपए लगा दिए, ठीक है, 200 का टारगेट दिया गया था कि 200 रुपए में आपको 100 बल्ब बनाने हैं 5 दिन में, तो उसने ठीक है 100 बल्ब बना दिए 5 दिन में बना दिए, लेकिन खर्चा आ गया 220। तो ये इफिशिएंट, सॉरी, हाँ, ये जो इफिशिएंट या इफिशिएंसी की तो बात यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे कम इनपुट नहीं हुआ, यहाँ पे तो इनपुट बढ़ गया, 220 रुपए का खर्चा हो गया, तो यानी आकाश जो है इफिशिएंट तो नहीं है, ही इज इफेक्टिव। आकाश क्या है, ही इज इफेक्टिव, उसने सही काम किया, टाइम फ्रेम में किया, लेकिन कॉस्ट मतलब कंसीडर नहीं किया, ठीक है, कॉस्ट यहाँ पे नहीं कंसीडर की गई, तो दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव। वो इफेक्टिव था बट इफिशिएंट वो नहीं था, ठीक है, समझ में आ गया, इफिशिएंट नहीं था, इफेक्टिव था, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज अ कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा कंपोनेंट है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का, ठीक है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का कौन सा कंपोनेंट है। पहले चारों ऑप्शन हम रीड कर लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या है कि एक्सपेंशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सर्विस इन दिल्ली, ठीक है, दिल्ली में ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सर्विस का और एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है, फैसिलिटी ऑफ बुकिंग ट्रेन टिकट थ्रू मोबाइल ऐप, दूसरा ऑप्शन है। तीसरा क्या है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ 15 ईयर ओल्ड पेट्रोल व्हीकल प्लाइंग ऑन रोड इन दिल्ली, यानी दिल्ली में 15 साल से पुराने जो पेट्रोल व्हीकल हैं उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, अब वो नहीं चलेंगे। नेक्स्ट है, हरियाणा गवर्नमेंट अनाउंस द फ्री बस राइड फॉर फीमेल ऑन द ओकेजन ऑफ रक्षाबंधन, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा कंपोनेंट है किसका, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का कौन सा कंपोनेंट है इन चारों में से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कराने से पहले आपको एक बात भी बताना चाहती हूँ कि क्लास 12 का जो बीएसटी का कंप्लीट सिलेबस मेरे चैनल पे मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैं बिजनेस एनवायरनमेंट भी मैंने डिटेल में समझाया है, तो वहां पे भी मैंने ये सारी चीजें डिस्कस की हैं, इसलिए मुझे याद आ रहा था तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं ना, तो एक बार जाके प्लेलिस्ट में चैनल पे चेक करिएगा, क्लास 12 की कंप्लीट सिलेबस मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, बीएसटी का भी, इकोनॉमिक्स का भी एंड अकाउंटेंसी का भी, तो आप उसे जरूर रेफर करिएगा, ठीक है। तो यहाँ चलिए बात करते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का कौन सा कंपोनेंट है, ये पूछा गया है। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करने से पहले हमें पता होना चाहिए क्या, बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट एक सेपरेट चैप्टर है बीएसटी में। बिजनेस एनवायरनमेंट पता है ना, बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब ऑल दोज फैक्टर, वो सारे फैक्टर, बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब ये बिजनेस है, इसके चारों तरफ जितने भी फैक्टर्स हैं that are outside the control of the business। बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब बिजनेस, ये आपका बिजनेस है, ठीक है, इसके चारों तरफ जितने भी फैक्टर्स हैं जिन पे बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है, बट दे मे अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, यानी बिजनेस के चारों तरफ वो सारे फैक्टर जिनको बिजनेस कंट्रोल नहीं कर सकता है, लेकिन उन सबका किस पे इंपैक्ट पड़ता है, उन सबका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ता है, उसको कहा जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट।
वो सब बिजनेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट होते हैं। एंड बिजनेस एनवायरनमेंट में ही आपका सोशल एनवायरनमेंट आता है, सोशल एनवायरनमेंट आता है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट आता है, और यहाँ पे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आता है, और क्या आता है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आता है, लीगल एनवायरनमेंट आता है। ये सब बिजनेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट है। ठीक है, इन सब का इम्पैक्ट पड़ता है किस पे, बिजनेस पे पड़ता है। ठीक है, एक बार मैं स्क्रीन को क्लियर कर रही हूँ। तो यहाँ पे पूछा है कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का कंपोनेंट क्या है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का कंपोनेंट इन चारों में से कौन सा है। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो देखिए, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मतलब वो एनवायरनमेंट, ठीक है, वो इकोनॉमिक के फैक्टर्स जिनका इमीडिएट या डायरेक्ट इंपैक्ट पड़े किस पे, बिजनेस पे। ठीक है, या कह लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, इन्फ्लेशन पे, मॉनेटरी पॉलिसी पे। ठीक है, यानी वो सारे फैक्टर जिनका बिजनेस पे, इंटरेस्ट पे, इन्फ्लेशन पे, मॉनेटरी पॉलिसी पे, प्राइस लेवल पे, इन सब पे जिनका इंपैक्ट पड़े ना, वो सब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के कंपोनेंट होंगे। ठीक है, तो आप जरा यहां पर देखिए, जो ऑप्शन बी है ये क्या है, फैसिलिटी ऑफ बुकिंग ट्रेन टिकट थ्रू मोबाइल ऐप, यानी अब ट्रेन टिकट मोबाइल ऐप से भी बुक कर सकते हैं। तो ये किस एनवायरनमेंट का कंपोनेंट है, यहाँ पे तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की बात हो रही है ना, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की बात हो रही है, मतलब टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई, इससे बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है ना कि अब टिकट आप मोबाइल ऐप से भी करा सकते हैं, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की बात हो रही है। ठीक है, अगली इसकी बात करते हैं कि अब 15 साल से पुराने पेट्रोल व्हीकल जो है वो दिल्ली की रोड पे नहीं चलेंगे। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे पोल्यूशन कंट्रोल की बात हो रही है ना, इससे पोल्यूशन कंट्रोल होगा। तो यहाँ पे सोशल एनवायरनमेंट की बात हो रही है। ठीक है, एनवायरनमेंट जो हमारा, जो हेल्थ अच्छी रहेगी, ठीक है, पोल्यूशन कंट्रोल होगा, तो यह सोशल एनवायरनमेंट की बात हो रही है। नेक्स्ट क्या है, हरियाणा गवर्नमेंट ने फीमेल्स के लिए रक्षाबंधन के दिन फ्री बस राइड अनाउंस की है। तो ठीक है, तो ये भी किसकी बात हो रही है, ये भी किससे रिलेटेड है, सोशल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। तो आप देख रहे हैं ये भी सोशल एनवायरनमेंट से है, ये भी सोशल, ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट से है, बट ये जो है ना इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। दिस इज रिलेटेड विद इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, कि अगर दिल्ली में ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज का एक्सपेंशन होगा तो नो डाउट इट विल इम्पैक्ट द इनकम ऑफ द पीपल, इट विल चेंज द इनकम लेवल ऑफ द पीपल, इट विल चेंज द इन्फ्लेशन, इट विल इम्पैक्ट द बिजनेस, इट विल इम्पैक्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो बेसिकली ग्रोथ होगी। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे प्रॉफिट आएगा, बिकॉज ऑफ प्रॉफिट होगा, इकोनॉमी डेवलप होगी। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन से जो इंडियन इकोनॉमी है उसका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। तो दिस इज द कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का कंपोनेंट है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे क्या है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात और है, देखिए ये जो क्वेश्चन है मैं इसका डायरेक्टली आंसर भी बता सकती हूँ कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही है, लेकिन मेरा पर्पस ये नहीं है। देखिए, मैंने आपको सबसे पहले तो बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है वो बताया, इसके सारे कंपोनेंट जो होते हैं, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सारे डिस्कस किए। उसके बाद हम आए और हमने बाकी ऑप्शन भी डिस्कस किए। तो इससे क्या होता है कि देखिए ये क्वेश्चन 2023 में आ गया है, ये 2024 में तो नहीं आएगा, बट इस क्वेश्चन के थ्रू आप ये कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं और आप ये समझ सकते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, क्या आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये मेरा पर्पस है ये क्वेश्चन कराने का। ठीक, तो मैं आंसर नहीं बताती हूँ, मैं पूरा क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस करती हूँ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये एक डायग्राम बना हुआ है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, फिर ये जो कंपनी है इसका एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बेसिकली बना हुआ है। ये मैनेजिंग डायरेक्टर है, कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट, गारमेंट डिपार्टमेंट, फुटवेयर, स्किन केयर। फिर अगर मैं गारमेंट डिपार्टमेंट की बात करूं तो यहाँ पे एचआर, मार्केटिंग, रिसर्च, परचेजिंग अलग अलग कंपोनेंट है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इस डायग्राम में दिखाया गया है। क्या यहाँ पे डिविजनल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे फंक्शनल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे इनफॉर्मल एंड फंक्शनल स्ट्रक्चर दोनों है। तो आपको बताना है यहाँ पे किस टाइप का किस एनवायरमेंट नहीं, किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दिखाया गया है इस डायग्राम में। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन मतलब तो समझ रहे हैं, स्ट्रक्चर मतलब ढांचा, फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो फ्रेमवर्क है जिसमें जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजरियल काम होते हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजरियल काम होते हैं, ठीक है, एंड ऑपरेटिंग टास्क है वो परफॉर्म होते हैं ना, उसी को कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का वो ढांचा होता है जहां पे ऑर्गेनाइजेशन का वो ढांचा जिस ढांचे
जिस स्ट्रक्चर में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजरियल टास्क एंड ऑपरेटिंग टास्क परफॉर्म होते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से बेसिकली एक आइडिया लगता है कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट जो ऑफिसर्स हैं, डिफरेंट एम्प्लॉई हैं, ठीक है, उनके बीच में किस टाइप का रिलेशनशिप है, मतलब कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, ठीक है, उस मतलब किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग हो रही है, वो भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को देख के समझ में आता है, ठीक है। और मोटा मोटा बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक होता है फंक्शनल, एक होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर और एक होता है डिविजनल स्ट्रक्चर। दो तरीके का होता है, एक होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर, एक होता है डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन के बेसिस पे जब डिवाइड किया जाता है, ठीक है। फंक्शन के बेसिस मतलब क्या हुआ? फंक्शन का बेसिस मतलब, एक मैं एग्जांपल लेके समझाती हूँ। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में ये है मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। अब अगर फंक्शन के बेसिस पे डिवाइड किया जाएगा तो ये हो गया, फंक्शन क्या क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में? एचआर डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो ये क्या है? अलग अलग फंक्शन है। जब ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर इस तरीके से डिफाइन हो, ठीक है, कि यहाँ पे फंक्शन के बेसिस पे जब डिवाइड किया गया है, फिर एचआर जो पर्सन है ना, वो फिर चाहे कॉस्मेटिक का डिपार्टमेंट हो, चाहे फुटवेयर का डिपार्टमेंट हो, चाहे गारमेंट्स का डिपार्टमेंट हो, चाहे स्किन केयर का डिपार्टमेंट हो, एचआर का जो पर्सन है वो हर डिपार्टमेंट के लिए एम्प्लॉय रिक्रूट करेगा, ठीक है। ऐसे ही प्रोडक्शन में भी अलग अलग डिवीजन है, कॉस्मेटिक, गारमेंट, ठीक है। तो जब ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से फंक्शन के बेसिस पे डिवाइड किया जाए तो वो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है। लेकिन डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है? जब ऑर्गेनाइजेशन में डिवीजन किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, जो भी मेजर प्रोडक्ट बन रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में या जो सर्विसेज दी जा रही है उसके बेसिस पे जब डिवीजन हो, जैसा यहाँ पे हुआ है कि मैनेजिंग डायरेक्टर ने पहले ही डिपार्टमेंट डिवाइड कर दिए हैं, कॉस्मेटिक का अलग डिपार्टमेंट, गारमेंट का अलग, फुटवेयर का अलग, स्किन केयर का अलग। अब ये जो कॉस्मेटिक वाला है, ठीक है, या एग्जांपल यहाँ पे गारमेंट का दिया है, गारमेंट का जो डिपार्टमेंट है इसका अपना अलग एचआर डिपार्टमेंट है, गारमेंट डिपार्टमेंट का जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो अलग है, एचआर ये रिसर्च डेवलपमेंट अलग है, परचेजिंग अलग है, ठीक है। कॉस्मेटिक का अपना अलग एचआर डिपार्टमेंट है, अलग इसका फाइनेंस डिपार्टमेंट है, अलग इसका मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, अलग इसका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। तो इस टाइप का जो डिवीजन होता है ना, दिस इज कॉल्ड डिविजनल स्ट्रक्चर। इसको डिविजनल स्ट्रक्चर कहते हैं, जहां पे प्रोडक्ट के बेसिस पे या सर्विस के बेसिस पे डिवीजन किया जाए ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड डिविजनल स्ट्रक्चर। तो अब आप समझ गए होंगे यहाँ पे आंसर क्या है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए आज हम यहीं तक रखते हैं, अगले लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगी। और एक बार वीडियो को पॉज करके ये स्क्रीन पे देख लीजिए, ये सारे सब्जेक्ट हैं जो मैं आज की तारीख तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, अपने दोनों चैनल पे, ठीक है। एंड प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड मेरे दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम अगले लेक्चर वीडियो में कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, राइट। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।